हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में लगभग 20-22 दिन रह गए हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो उन 25 क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे और देखते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस को लगाने की क्या अप्रोच हो सकती है। और ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिनको देखते ही आंसर लगाया जा सकता है। मतलब ऑन एवरेज पेपर बनता है, उसमें कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी हो सकते हैं और लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। चैप्टर्स का मतलब चैप्टर या सेक्शन बोलूँ, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सबसे क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। ठीक है, इसी की कड़ी में आज हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और देखते हैं हम क्वेश्चन के साथ कैसे टैकल करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, x + 1/x² बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो x की पावर 6 प्लस x की पावर -6 का मान क्या होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा वो देखते ही लगा देगा आंसर। देखो इसके लिए एक मेथड पे काम करना है, जैसे x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना है 3 दिया गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है x की पावर 6 प्लस x की पावर -6, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब समझो, हमको x की पावर 6 में जाना है और x + 1/x हमारे पास दे रखा है। तो देखो हम इसका यहाँ से स्क्वायर अगर हटा दें, इसका यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो हमारा फाइनली लिख के जो क्या हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास ये दिया गया है x + 1/x बराबर √3 और हमसे पूछा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछा गया। अच्छा, x की पावर 6 तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप होंगे। पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तब x² + 1/x² आ जाएगा, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 आ जाएगा। इससे पहले आपको 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमको अगर x + 1/x बराबर अगर a दिया गया है, x + 1/x बराबर a दिया गया है और हमसे x² + 1/x² की कोई वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कैसे लगाएंगे। देखो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² a² + b² + 2ab, ab में क्या करेंगे x × 1/x बराबर कितना हो जाएगा a²। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, a² + b² + 2ab बराबर a²। तो x² + 1/x² + 2ab बराबर a²। देखो ये x से x तो हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² + 1/x² निकालना है, ये 2 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा a² - 2। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, अगर हमको x + 1/x बराबर a दिया गया हो और x² + 1/x² पूछा था तो a² - 2 कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर x + 1/x बराबर 3 दिया गया है और हमसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछी गई, तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर में से 2 घटा दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 7। यही एक एग्जांपल और लेते हैं कि x + 1/x बराबर अगर 5 दिया गया है, हमसे x² + 1/x² पूछा गया है, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यही अगर x - 1/x दिया गया हो तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा a² + 2। अगर माइनस दिया गया हो तो a² + 2 आता है, माइनस दिया गया तो इधर +2 हो जाता है और प्लस दिया गया हो तो इधर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई। ये देखो बेटा रट के रखनी है, अलजेब्रा अगर आप अलजेब्रा लगा रहे हो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर आप अलजेब्रा लगा रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, हमने क्या तक अभी तक क्या लिखा, अगर x + 1/x बराबर a है तो x² + 1/x² की वैल्यू होती a² - 2। अब यही अगर हम बात कर लें, x + 1/x बराबर अगर a दिया गया है, अगर हम इसका क्यूब कर दें, क्या कर दें क्यूब, तो a + b का होल क्यूब आपको पता है a³ + b³ + 3ab, a × b ब्रैकेट में a + b, यही a + b बराबर a³ आ जाएगा। देखो x से x तो कट जाएगा और x + 1/x की वैल्यू कितनी a है, x + 1/x की वैल्यू कितनी a है, तो x³ + 1/x³ अगर निकाले तो इधर a³ इधर कितना लिखा, ये इधर 3 बचा, इधर a बचा, 3a बचा, 3a उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा -3a। अगर x + 1/x बराबर a दिया गया हो तो x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा a³ - 3a। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम, अगर x + 1/x बराबर हमको
4 दिया गया है और हमसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो हमको पता है कि इसका क्यूब करो। 4 का क्यूब कितना होगा 64, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई 12, 64 में से 12 चला जाएगा तो ये 5 और 2 कितना आंसर हमारा आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। माइनस में भी चल सकते हैं और प्लस में भी चल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ और निकाल ली। अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया गया हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होता है a क्यूब माइनस 3a। देखो ये जिनको दो आइडेंटिटी मतलब दो चीज़ें पता है जिसको ये, तो उसके लिए सवाल बहुत आसान है। अच्छा, आप सोचोगे इतना सवाल मैंने इतना बवाल क्यों बता दिया? देखो सवाल लगाने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज क्लास में 25 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 भी क्वेश्चन होंगे तो, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपको जो समझाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको उसका क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे लगा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन लेकर डायरेक्ट आंसर लगा दूँ तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी हम लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, अभी हम सवाल समझ रहे हैं। तो ये दो आइडेंटिटी आप रट लो। रटने का मतलब रटना पड़ेगा। x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होता है, और x प्लस 1/x बराबर a दिया गया हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a होता है। अब यहाँ पे दो स्टेप में सवाल खत्म। x प्लस 1/x बराबर √3 दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे तो हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस 2 कर दो, इसका मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। भाई ए इसका यहाँ पे a की वैल्यू √3 दी गई है तो √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 2 घटाओ 1। अब इसका क्यूब करेंगे तो 6 आ जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर हम क्यूब करेंगे तभी तो इससे a क्यूब करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्यूब और पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, इसकी पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे इसका क्यूब करना पड़ेगा। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो देखो यहाँ पे दिया गया है a x प्लस 1/x ही मान लो। भाई हमको यहाँ से क्यूब में जाना है, यहाँ पावर 1 है, इससे पावर 3 में जाना है, तो यहाँ पे जो दो वैल्यू दी गई होती थे उससे वैल्यू का क्यूब उसकी 3 गुना घटा देते थे, तो यहाँ पावर भी तो 3 गुना हो रही है, यहाँ पावर 2 थी, 2 3 6 हो रहा है। इसका मतलब लगेगा वही, इसका मतलब लगेगा वही x प्लस 1/x, यहाँ x की पावर 1 थी, यहाँ पावर 3, मतलब पावर के 3 गुना हो गई। पावर कितने गुना होगी 3 गुना होगी, तो यहाँ पे भी तो पावर 2 से 6 3 गुना हो रही, इसका मतलब फार्मूला वही लगेगा। तो अगर a दिया गया हो तो फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस 3a। a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 और 3a, a की वैल्यू कितनी 1, 1 में से 3 गया कितना आ गया आंसर -2। आंसर हमारे इस सवाल का कितना है -2। तो देख रहे हो 1 और 2, दो स्टेप में हमने इसका आंसर निकाल लिया। और आप अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बहुत अच्छे सवाल हैं ये, मॉक के सवाल हैं, एक जैसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे आज। देखो ये परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन है, परसेंटेज टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। देख लो मैंने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसने बोला राजू अपनी आय का 10% और 20% परिवहन और भोजन पर खर्च करता है, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, वह शेष बची आय की बचत करता है। अगर उसकी बचत 26,460 रुपये है तो भोजन और कपड़ों पर एक साथ कुल खर्च। आय को 100 मान लो, आय को कितना, सिंपल सवाल है परसेंटेज का। आय को अगर 100 मान लें, आय पर को हमने 100 मान लिया तो उसने बोला है कि 10% परिवहन पर, 100 का 10% 10 आ जाएगा, ये किस पे खर्च कर रहा है परिवहन पर, और 20% भोजन पर, इसका मतलब इसका 20% किस पे खर्च कर रहा है भोजन पर। अब उसने बोला शेष आएगा, शेष, तो शेष 100 थी, 10 20 30 चली गई, अब शेष कितनी बची 70। अब इस पे बात कर रहा है 70 मतलब शेष आएगा 30% कपड़ों पर, तो 70 का 30% 7 या 21 कपड़ों पर खर्च कर रहा है और शेष बचत कर रहा है। शेष कितनी बची 49 की, ये क्या कर रहा है बचत कर। ये सवाल ने बोला, हमने सवाल को सामने लिख लिया। एक व्यक्ति जिसकी राजू है उसकी आय हमने 100 मान ली, वो 10% परिवहन पर, 10 परिवहन पर खर्च करता है, 20% भोजन पर, 20 भोजन पर खर्च करता है। शेष आय 100 में से 30 चला गया, 10 परिवहन 20 भोजन पर, शेष आय बची 70। 70 का 30% मतलब 21, 7 या 21 कपड़ों पर 49 की बचत करता है। तो उसने बोला है अगर बचत उसकी 26,460 है तो भोजन और कपड़ों पर कुल खर्च बचत 49 यूनिट की उसने वैल्यू बताई है कि 26,460 है, तो कितने भोजन और कपड़ों पर एक साथ कुल खर्च, तो भोजन पर 20 कर रहा है, कपड़ों पर 21 कर रहा है, मतलब 41 यूनिट की वैल्यू पूछी गई। 41 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। देखो ये 26,460, 49 आ जाएगा नीचे, ये 41 रुपये पहुँच जाएगा, काटो 7 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, 7 7 49 और ये 7 3 21 आ जाएगा,
और ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, फिर ये कट जाएगा, 7 5 35, 7 चौक 28, 540 की 41 से मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना 54 आ जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 21, 4 6 5 11, 22 और 140, मतलब 22,140 रुपये जो है वो अपने किस पे खर्च करता है, भोजन और कपड़ों पे। ये कुछ बड़ा सवाल नहीं था, परसेंटेज का सवाल था, परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, बस थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था। बाकी आप इसमें 41 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन 41 का मल्टीपल देखने में बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा कैलकुलेट ही कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु, मेंसुरेशन का सवाल आ चुका है। एक लंबवृत्तीय शंकु में आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मीन्स आर दिया गया 14 सेंटीमीटर। ओके, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु के माध्यम से एक अनुप्रस्थ काट बनाया गया, उसके ऊपरी हिस्से का आयतन बताइए। देखो अच्छा सवाल है और थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। ये एक शंकु था, ठीक है, शंकु ऐसा होता है बर्थडे की टोपी जैसा। इसने बोला है कि आधार के समानांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु पर एक काट लगाया, मतलब इसके ऊंचाई के मध्य बिंदु पर एक काट लगा दिया गया, तो ऊपर भी एक शंकु बन गया होगा। ये काट लगा दिया, ये मध्य बिंदु पर काट लगाया गया। एक लंबवृत्तीय शंकु में आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। आधार के समानांतर मतलब जैसे ये है, ये आधार है, इसी के समांतर एक और काट मार दिया गया, लेकिन काट मारा कहाँ पे, ऊंचाई के आधे, मतलब इस लाइन के मिडिल पॉइंट पे काट मार दिया गया। तो इस हिस्से का आयतन पूछा, इस हिस्से का उन्होंने क्या पूछा, आयतन पूछा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मध्य बिंदु पे मारा गया है, अगर शंकु के मध्य बिंदु से अगर हम कोई काट मारते हैं तो इस कंडीशन में एक चीज होती है कि त्रिज्या का क्यूब और ऊंचाई का क्यूब का जो अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात बराबर होता है। कहने का मतलब आप बात नहीं समझे। जैसे अगर हम एक चीज़ देख लें कि इस बड़े वाले की, देखो इसको अगर हम कैपिटल आर मान लें तो इसको कैपिटल एच मान लें, आपको बात समझाता हूँ मैं। तो ये बड़े वाले का हो गया, छोटे वाले का मान लेते कि आर है और एच है, ठीक है। ये बड़े वाले की कैपिटल आर हो गई और बड़े वाले की कैपिटल एच हो गई, छोटे वाले की स्मॉल आर हो गई, ये एच हो गई। सबको बात समझ आ गई। तो अगर मिडिल पॉइंट से मारा है तो इसका एक क्या है, ये होता है कि आर क्यूब और आर क्यूब का रेशियो V1 रेशियो V2, या एच क्यूब और एच क्यूब का रेशियो V1 रेशियो V2। ये क्या लिख दिया मैंने सामने, इसका मतलब ये हो गया उनके जो आयतनों का अनुपात है, मतलब ऊपर वाले या मतलब टोटल वाले का जो आयतन है और ऊपर वाले का, टोटल वाले का आयतन और ऊपर वाले शंकु के आयतनों का जो अनुपात है उनकी त्रिज्याओं के क्यूब के अनुपात के बराबर होगा। या और टोटल के शंकु का आयतन या ऊपर वाले शंकु के आयतन का जो अनुपात होगा वो उनकी ऊंचाइयों के क्यूब के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब इनमें से देख लें हमारे पास क्या है, इनमें से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या मिल रहा है। देखो उसने बोला, हम दूसरा पन अगर यूज करें कि इसकी ऊंचाई टोटल 24 है, इसकी ऊंचाई 24 है और आधे से काट मारा है, उसने क्या बोला 48 है, उल्टा लिख दिया मैंने। उसकी ऊंचाई अगर 48 है और आधे से काट मारा है, इसका मतलब छोटे वाले की ऊंचाई कितनी होगी, छोटे वाले की ऊंचाई कितनी होगी 24 होगी। इसका मतलब है हमको ये पता चल गया कि उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है, इसका मतलब उनकी जो ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 1:2 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा V1 रेशियो V2। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऊपर इधर आएगा, 2:1 लिखना चाहिए। कहाँ गया मिटाने वाला, क्योंकि H बड़े वाले की मानी है ना, तो 2:1। बड़े वाले के देखो ये 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात अगर 2:1 है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा 8:1। अगर हम बड़े वाले का आयतन निकाल लें तो हमें छोटे वाले का आयतन पता चल जाएगा। अगर बड़े वाले का आयतन निकाल लें तो छोटे वाले का हमको क्या पता चल जाएगा, आयतन पता चल जाएगा। अब निकाल लो, उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हट जाए बेटा। तो बड़े वाले का अगर हम आयतन निकालना चाहें तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, पाई की वैल्यू कितनी 22 आर स्क्वायर, आर मतलब 14 × 14, एच कितना हो जाएगा 48। ठीक है, देखो 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 3 से काटो, 3 कम 3 तिछाक 18, अब 22 दूना तो 44 ये हो जाएगा, और ये 16 चक्कू 64 का 4 और 6 बच जाएगा, 16 कम 16 6 22। अब 44 से मल्टीप्लाई करा दो, देखो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8 और 896, 6 9 6 15
9 18 मतलब 98 56 आ गया। इसका मतलब बड़े वाले का जो आयतन है वो 98 56 आ गया। तो छोटे वाले देखो 8 यूनिट की वैल्यू जो आ गई 98 56 आ गई। हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है, तो 98 56 बटे 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 2 8 3 24, 8 दूनी 16, 1232 इसका छोटे वाले का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो मैंने पूरा क्लियर कर, देखो इसको एक तरीके से और भी लगा सकते थे, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज से भी लगा सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम वहां पे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं जब हमको वहां पे बताया ना गया हो कि मध्य बिंदु से काटा है। अगर मध्य बिंदु से काटा है तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाने का ज़्यादा कोई वो नहीं है। हम अगर ये सवाल लगाएंगे तो हमको डायरेक्ट पता है कि अगर मध्य बिंदु से काटा है तो उनकी ऊंचाइयों का क्यूब उनके आयतनों के बराबर होगा। तो ऊंचाइयों का क्यूब हमने निकाल लिया, इसकी ऊंचाई 48, इसकी 24 बची क्योंकि आधे से काटा है। तो उनका अनुपात कितना हो गया, बड़े वाले से छोटे का अनुपात 2:1 हो गया। तो आयतनों का अनुपात कितना होगा, 8:1, 8:1 होगा। तो बड़े वाले का हमने आयतन निकाल लिया, कितना आ गया, 9856 आ गया। इसका मतलब बड़े वाले, इसकी वैल्यू 9856 है, इसकी वैल्यू कितनी 9856 है, क्या आ गया सामने। तो इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू हमको निकालनी, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर देखो सवाल में अगर हमें आता है ना तो इतना बड़ा सवाल थोड़ी लगाना होता है। हमें पता है कि हम सवाल पढ़ते ही जान जाते हैं कि इसने ऊंचाई मध्य बिंदु से काटा है, तो पहले वाले की ऊंचाई 48 है, दूसरे की 24। इसका मतलब है कि ऊंचाई का अनुपात 2:1 होगा। तो इनके आयतनों का अनुपात डायरेक्ट हम 8:1 लिख लेते हैं, मन में सोच लेते हैं। ये मन में कब सोचोगे, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो इसका आयतन निकालते तो इससे 8 गुना अगर इसका आयतन निकाल लेते, जितना भी आया वो 8 यूनिट की वैल्यू होती, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, कितनी आती, 1232 आ जाती। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक समकोण प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, इस प्रिज्म की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जब मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें बता दूंगा। आज तो सवाल आया तो मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। देखो प्रिज्म के आपको फार्मूले पता होने चाहिए। अगर प्रिज्म के फार्मूले नहीं पता है तो बेलन के फार्मूले याद कर लो, बेलन के फार्मूले से आप प्रिज्म के फार्मूले निकाल सकते हो। ठीक है, बेलन का फार्मूला आपको पता है कि आयतन πr² होता है, तो πr² आधार का क्षेत्रफल होता है, ऊंचाई हो जाएगी h, ऊंचाई होगी। तो प्रिज्म का भी आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या होता है, उसका बेलन का 2πrh, 2π मतलब आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये प्रिज्म का भी हो जाएगा। और वही ऐसे ही उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ऐसे इसका भी निकाल लेंगे। देखो प्रिज्म का अगर आयतन वैल्यूम हमसे पूछा है, आयतन अगर हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो आयतन आपको पता है क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता तो आधार का परिमाप गुणे क्या हो जाता, ऊंचाई। अगर हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने। आज हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म के सवाल ज़्यादा कठिन नहीं आते, बस फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय प्लस 2 गुणे आधार। वक्र पृष्ठीय क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस ये 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ए लिख लिया हमने। आधार का परिमाप, अब समझो, अब सवाल समझो। समकोण त्रिभुज का आधार समबाहु त्रिभुज है, आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालो 10 10 10 30, समबाहु, अगर आधार समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज परिमाप, परिमाप का मतलब भुजाओं का योग। तो ये देखो समबाहु त्रिभुज अगर आधार बना तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आधार का परिमाप ये 10 है, ये 10 है, 10, आधार का परिमाप 10 10 10 10 30 हो जाएगा। ऊंचाई, ऊंचाई सवाल ने दी है 10√3 दी। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखो ये 300√3, ये काट दोगे 25, 25 दूना 50√3, 300 + 50 कितना आ जाएगा, 350√3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये प्रिज्म का सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये सवाल पूरा फार्मूला बेस्ड था। जिसको फार्मूला आता था वो डायरेक्ट लगा लेगा। और प्रिज्म में बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, जिस दिन मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 70। आधार का व्यास 28 है तो त्रिज्या उसकी आधी 14 सेंटीमीटर होगी। भाई त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बेलन का। जो अभी हमने प्रिज्म में लगाया ना वही यहाँ भी लगाएंगे, जो हमने प्रिज्म में लगाया वही यहाँ भी लगाएंगे। देखो इसका प्रिज्म में हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो ये 2 पाई आर एच होता है और 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल ना 2 पाई आर स्क्वायर। इसको अगर सीधा सीधा याद करोगे तो 2 पाई आर कॉमन ले लो तो एच प्लस आर आएगा। ये डायरेक्ट भी फार्मूला चलता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बाकी ये लिखा देखो यही है, 2 पाई आर आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई इंटू 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे दिया गया 14, तो एच प्लस आर तो 70 + 14 84। ठीक है, काट दो 7 कम 7, 7 दूनी 14 और ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 5 चौक 48 का 8, 4 कम 12, 4 16। ठीक है, अब इसको 168 के 44 से मल्टीप्लाई करा लो, 8 चक्कू 32 का 2 हो जाएगा, 3 हासिल आएगा, 6 चौक 24, 3 27, 2 4 कम 4 2 6, 672। तो ये 2 7 2 9, 7 6 13, ये 7 3 9 2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 3 9 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों सवाल फार्मूला बेस्ड थे। इस सवाल में भी कुछ नहीं था, पूरा फार्मूला बेस्ड था। जिसको ये फार्मूला पता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, वो डायरेक्ट इस सवाल को लगा देगा। ठीक है, ये हम हल कर लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7392 सेंटीमीटर। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैलकुलेशन अपना देख लेना, अगर थोड़ा इधर उधर कुछ होता है तो हो जाए। देखो फिलहाल तो मैंने सही कराई है। 44 4 8 32 का 2, 6 चौक 24 3 27, 7 4 कम 4 2 6, 672 इधर भी आ जाएगा, 2 9 7 6 4, 7392, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अरे यार अभी ले साथ में, हाँ ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने उसको ही कट कर दिया, नोट पैड को, नोट पैड नहीं वन नोट को। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 लग जाता ना कि मेहनत ख़राब हो गई, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन के सवाल में आपको एक बात याद होनी चाहिए कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर और क्यूब याद है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब याद है तो आसानी से आप लगा सकते हैं। कहाँ भाग रहे बेटा, इधर आओ। 29 16 को आपको पता होना चाहिए कि ये 54 का स्क्वायर होता है और 11664 ये 108 का होता है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर रूट के अंदर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं रूट के बाहर उसके आधे हो जाते हैं। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कितना लिख दूँ, अगर 36 लिख दूँ, यहाँ पे पॉइंट है रूट के अंदर। अगर मैं बाहर आऊँगा तो बाहर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो बाहर दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना, 6 होता है। अगर यहाँ पे यही लिखा है 12 25, ठीक है, तो दशमलव के बाद अंदर 4 अंक हैं तो बाहर आके दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। और 12 25 किसका होता है स्क्वायर, 35 का। किसका होता है, 35 का। दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। अगर ऐसे लिखा होता 12.25 तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, बाहर आके दशमलव के उसका आधा हो जाएगा। 2 है तो 2 का आधा 1 हो जाएगा दशमलव के बाद। 4 है तो 4 का आधा 2, दशमलव के बाद 2 हो जाएंगे। 2 है तो आधा, पहले लिखो 35 का होता है, दशमलव के बाद 1 अंक मतलब 3.5 का। ये क्या है, स्क्वायर या रूट जो भी है। ठीक, आप समझो। 29 16 देखो यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं। 29 16 है, 29 16 किसका होता है, 54 का। 54 का होता तो है लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो दशमलव के बाद बाहर आके उसका आधा 1 अंक हो जाएगा। ठीक है, ये 108 का होता है, दशमलव के बाद 4 अंक है। देखो पहले हम 108 लिख लेते हैं। दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 का आधा 2, दशमलव के बाद 2 अंक रह जाएंगे। क्लियर बात? अब देखो 29 16 54 का होता है लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक हैं, इसका मतलब बाहर आके दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। 11664 जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब बाहर आके दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। अब बाद में दशमलव के बाद 4 अंक है, इसका मतलब बाहर आके दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। 06 का स्क्वायर होगा, क्यूब रूट होगा। ये 36 दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद कितने 1 अंक हो जाएंगे। अब दशमलव कर लो बराबर। देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 है, इधर दशमलव के बाद 0 बढ़ा 2 हो जाएंगे। इधर दशमलव के बाद 2 है, इधर दशमलव के बाद 2 कर लो, कोई दिक्कत। इधर दशमलव के बाद 2, इधर दशमलव के बाद कितना कर लो, 2 कर लो।
ठीक, आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसको हल करना है। देखो दशमलव का तो कोई खेल ही खत्म हो गया, सब हमने बराबर कर दिया तो खेल खत्म हो गया। देखो 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 पंचे 10। ये 54 दूनी 108 मतलब 1/20 आ जाएगा। ये 6.60 मतलब 1/10 आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम हम 20 ले लेते हैं तो 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 10 दूना 20, तो 103/20 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पूरा सिंप्लीफिकेशन पे था, और जिसको दशमलव का नॉलेज है और उसका स्क्वायर का नॉलेज है वो आसानी से इसके साथ टैकल कर जाएगा। सब देखो 54 दूनी 108 कट रहा था, ऊपर 54 एकम 54, 2 पंचे 10 हो जाता, 54 दूनी 108, 20 आ जाता, 6.60 आपका यहाँ से क्या आ जाता, आंसर आ जाता। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये वही जो मैंने फर्स्ट सवाल बताया उसी सवाल पे आ गया। अब मैंने बताया था अगर x - 1/x बराबर a दिया गया हो और x² + 1/x² पूछे तो a² + 2 हो जाए। हालांकि इससे पहले वाले सवाल में जो हमने यूज़ किया वो ये यूज किया था, x + 1/x बराबर a है तो x² + 1/x² बराबर a² - 2 आ जाएगा, a² - 2 आ जाएगा। लेकिन इस सवाल में जो हमसे पूछा गया है इसके बारे में पूछा गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे जो a की जगह दिया गया है वो 7.5 दिया गया है, और 7.5 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। अच्छा, अब 7.5 का स्क्वायर करने में दिक्कत कोई नहीं। देखो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे 15 का स्क्वायर करना है हमको, तो आप सिंपली 5 का स्क्वायर 25 तो लिख लो, और ये एक है ना, एक की एक संख्या ज़्यादा कितनी, 2, 2 एकम 2 मतलब 225 आ जाएगा। अगर हमको 25 का स्क्वायर करना है तो सिंपली 25 तो लिख ही लो, ये एक संख्या 2 है, 2 का नेक्स्ट संख्या कितनी, 3, 3 दूना 6, 625 आंसर आ जाएगा। अगर हमको 35 का स्क्वायर करना है तो सिंपली 25 लिख लो, ये 3 है, 3 की अगली संख्या कितनी होती है, 4, 4 3 12, 12 25 आ जाएगा। अगर हमें 75 का स्क्वायर करना है तो 25 तो लिख ही लो, और 7, 7 की अगली संख्या 8, 8, 8 7 56, 25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और +2। लेकिन एक बात ये कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद 2 लगेगा, ठीक है, और 56.25 में से 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 58.25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो जैसे हमने देखा था कि रूट के अंदर जितना होता है 1 2 3 4 अगर दिए गए हों तो रूट के बाहर आएगा, अरे यार क्या कर, रूट के जो बाहर आएगा वो उसका आधा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर यहाँ से आप इधर जाएंगे, अगर आप यहाँ से इधर जाएंगे, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, अगर यहाँ से इधर जाएंगे, अगर हम 0.00 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0000 उसका दुगना हो जाएगा। अगर रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे ये रिवर्स प्रोसेस हुई, ये इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करने से दशमलव फिर दुगना हो जाएगा। रूट से अगर रूट से इधर वापस आएंगे तो आधा हो जाएगा, अगर स्क्वायर पे जाएंगे, अगर रूट से इधर आएंगे तो आधा हो जाएगा, और स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिंपल सिंपल सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हो गया शायद, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत, प्रथम 139 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर क्या है। देखो जिसको फैक्ट पता है वो बहुत आसानी से सवाल लगा लेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर उसने बोला है 2 और 4, प्रथम 2 धनात्मक संख्याओं का औसत बताइए। औसत क्या होता है, योग बटे कुल मान। तो इनका योग कितना, 4 2 6, और कुल मान मतलब कुल कितनी संख्या है, 2, तो उनका योग कितना, औसत कितना आ गया, 3 आ गया। तो संख्याएं 2 थी, औसत 3 आ गया, इसका मतलब 2 में 1 जुड़ गया। अगर प्रथम 3 धनात्मक संख्याओं का औसत पूछे 2 4 6, तो इनका अगर औसत निकालो तो इनका योग 6 4 10 2 12 बटे टोटल संख्या कितनी है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर ऐसे ही पूछता प्रथम n धनात्मक संख्याओं का औसत, तो उनका औसत कितना होता, संख्या से 1 ज़्यादा n+1। आपके बात समझ में आएगी। इसका मतलब अगर प्रथम 2 धनात्मक संख्याओं का औसत पूछे, 2 में से 1 ज़्यादा 3, प्रथम 4 धनात्मक संख्याओं, सम धनात्मक संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सम की बात चली, प्रथम 4 सम धनात्मक संख्याओं का औसत 4 + 1 5, प्रथम 10 सम धनात्मक संख्याओं का औसत 10 + 1 11, प्रथम 20 सम धनात्मक संख्याओं का 20 + 1 21, प्रथम n सम धनात्मक संख्याओं का n+1, और प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत कितना होगा, 149। ये बात समझ में आ गई। और ऐसे ही अगर हम
विषम की बात करें, अगर हम प्रथम दो विषम संख्याएं ले लें तो 1 3 4 इसका औसत कितना आ जाएगा 2। अगर दो संख्याएं थी औसत भी 2। प्रथम 3 का ले लें तो 5 3 8 1 9/3, तो अगर संख्याएं 3 थी औसत 3। अगर प्रथम n का ले लें तो संख्या n है तो औसत भी n हो जाएगा। प्रथम दो विषम धनात्मक संख्याओं का योग 2 होगा। प्रथम 3 विषम धनात्मक संख्याओं का औसत 3 होगा। प्रथम 100 विषम धनात्मक संख्याओं का औसत 100 होगा। प्रथम n विषम धनात्मक संख्याओं का औसत n होगा। और प्रथम n 129 विषम धनात्मक संख्याओं का औसत 129 होगा। इनके औसत का अंतर पूछा था, 20 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 20 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब जिसको ये पता था कि प्रथम n सम धनात्मक संख्याओं का औसत, धनात्मक संख्याओं का जो एवरेज है वो n+1 होता है, और प्रथम n विषम धनात्मक संख्याओं का जो एवरेज है n होता है, इनका डिफरेंस पूछा था, तो वो देखता कि 148 दिया गया है, इसका एवरेज 149 हो जाएगा। ये सम की बात चल रही है इवन की, और 129 विषम था तो इसका n ही रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो आंसर हमारा 20 आ जाएगा। बस ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो 148 149 ये सब लिख के आप निकालने का तो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा ये हो गया 8 क्वेश्चन नंबर हो गया, हट जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। अब आप लोग ये मत सोचना कि ये जो सर पढ़ा रहे हैं अभी तक सर ने जितने चैप्टर पढ़ाए उससे कोई सवाल नहीं, 1-2 सवाल आए, लेकिन आने वाले कुछ क्वेश्चन में इसके सवाल हैं। उसके वर्क एंड टाइम के भी हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी हैं, सबके सवाल हैं। अभी यहाँ पे मैंने वो सवाल पहले उठा लिए जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए थे, जिससे आपको थोड़ा लगे कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं अभी अपने एग्जाम क्लियर करने के लिए। अर्थमेटिक को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, वो अभी आगे आएगी, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सवाल जो है टिपिकल है और कैलकुलेशन बेस्ड भी है। अब इसमें क्या है, ये है सिंप्लीफिकेशन का सवाल, लेकिन इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का यूज़ हो रहा है। किसका यूज़ हो रहा है, एपी का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एपी के बारे में बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो अगर कोई सीरीज दी गई a+d a+2d a+3d डैट 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 डैश, तो इसमें जो a होता है वो पहला पद होता है, पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म। जो d होता है वो सर्वांतर होता है। इसका मतलब पदों में हर पद में dd का डिफरेंस है, हर पद में dd का डिफरेंस है। और जो l होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। अगर इनका l बराबर एक फार्मूला होता है a+n-1 × d। अगर अंतिम पद निकालना, अगर कोई और भी पद निकालना उसका भी फार्मूला अलग होता है। sn पदों का योग निकालना है तो उसके दो फार्मूले होते हैं, n/2 2a + n-1 × d, और एक sn ये होता है n/2 a + l। ये दो होते हैं। ये कब यूज़ होता है, अगर हमको प्रथम पद अंतिम पद पता है तो ये यूज़ हो जाएगा। अगर हमको प्रथम पद और पदों की संख्या पता है और सर्वांतर पता है तो ये यूज़ हो जाएगा, दोनों यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे श्रेणी दी गई है, जैसे श्रेणी दी गई है 2 4 6 8, ठीक है, डैट 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 डैश, या मान लो डैट डैश से छोड़ दो। अगर हम कुछ छोटी श्रेणी ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, 10 12। अगर हमसे यहाँ से पूछे सर्वांतर कितना है तो सब में 2-2 का अंतर है, तो इसका सर्वांतर कितना 2 हो जाएगा। d की वैल्यू इसमें कितनी है 2 है। प्रथम पद पूछे तो प्रथम पद क्या है, a = 2 है। अगर अंतिम पद पूछे, अंतिम पद फिलहाल तो 12 है, अंतिम पद 12, अगर हम अंतिम पद का फार्मूला लगाएं l = a + n-1 × d, ठीक है। अब a कितना है 2, n हम निकालो कितने, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 में से 1 गया 5, और d की वैल्यू कितनी, सर्वांतर कितना है 2, 5 × 10 2 12, देखो अंतिम पद कितना आ गया 12 आ गया। इस प्रकार हम इसका योग निकाल लें तो n/2 a + l, n/2 पदों की संख्या हमारी कितनी थी, पदों की संख्या हमारी थी 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6/2, a मतलब पहला पद 2, अंतिम पद 12, 12 2 14, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 2 3 6, 4 3 57, देखो 4 3 42 57 बोल रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम समांतर श्रेणी का यूज करते हैं। तो इस सवाल में समांतर श्रेणी का पूरा यूज होने वाला, मैंने छोटा सा आपको उसके सामने व्यू दे दिया। इसमें में कौन कौन सी चीजें यूज होने वाली, हमको तो एक ये फार्मूला यूज होना है, l = a + n-1 × d, और दूसरा फार्मूला sn = n/2 a + l। अब आप थोड़ा समांतर श्रेणी से फैमिलियर हो गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। चलो
अब इस सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने बोला ना, मुझे सवाल को उड़ाना नहीं, मुझे आपको समझाना है कि नेक्स्ट टाइम आपका अगर समांतर श्रेणी से ही सवाल आ जाए तो आप उसको आसानी से टैकल कर लें उसके साथ। देखो ये क्या लिखा है, लिखा है 99 सही 11/99, 99 सही 13/99, 99 सही 15/99, डैश 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 99 सही 67/99। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब मेरी बात समझो, 99 सही 11/99 का मतलब होता है कि 99 प्लस 11/99, ये प्लस ही में तो होता है, 99 99 99 इंटू 99 प्लस 11/99, ये लिख सकते हैं हम इसको। देखो 99 सही 11/99, 99 से 11/99, तो ये बीच में प्लस होता है 99 प्लस 11/99, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 99 इंटू 99 प्लस 11/99। तो देखो सबके नीचे 99 तो कॉमन आएगा, तो 1/99 तो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, पहले पद के लिए 99 इंटू 99 प्लस 11, 99 इंटू 99 प्लस 11, दूसरे पद के लिए 99 इंटू 99 इंटू 13, ठीक है, और तीसरे पद के लिए 99 इंटू 99 प्लस 15, डैश 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 अगले पद के लिए 99 इंटू 99 प्लस 67, ये श्रेणी कंप्लीट। ये सबको समझ में आ गया मैंने कैसे लिख लिया, मैंने आपको समझा दी। 99 सही 11/99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 99 प्लस 11/99, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 99 गुणे 99 प्लस 11/99, 99 सबके नीचे आएगा तो 1/99 हमने कॉमन ले लिया, ऊपर इतना बचा। अब देखो 99 इंटू 99, 99 का स्क्वायर 9801 होता है, ठीक है। अब इसमें 11 जोड़ोगे तो 9801 प्लस 11 तो 9812, 9801 में 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9814, 9801 में 15 जोड़ोगे तो 9816 प्लस डेट डेट डैश, इसमें 67 जोड़ोगे तो 9868, क्या आ जाएगा 9868 आ जाएगा। ये एक आपकी समांतर श्रेणी बनकर तैयार हो गई। ये आपकी क्या बनकर तैयार हो गई, एक समांतर। देखो मैंने बताया ना कि हर एक सवाल आपका सिंपल नहीं आएगा, किसी में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपकी एक श्रेणी बन के आ गई। इस श्रेणी में जो पहला पद है, इस श्रेणी में जो पहला पद है वो 9812 है। इस श्रेणी में जो डी सर्वांत, देखो सब में 2 का अंतर है, 12 2 14, 14 2 16, इसका मतलब डी 2 है, एल अंतिम पद कितना 9868, ठीक है। अब इसमें हमको बस क्या लगाना, ये वाला फार्मूला लगाना है, एस एन बराबर, हमको इसका योग ही तो चाहिए, हमको भाई इसका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो एस एन बराबर होता है n/2 प्लस ए प्लस एल। हमारे पास ए भी है और एल भी है, कमी किसकी, एन की। इसका मतलब है हम ये वाला फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, एल की वैल्यू यहाँ पे 9868, ए की वैल्यू 9812, n-1, डी की वैल्यू 2। 9868 में से 9812 चला जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो n-1 इंटू 2 से काट देंगे 28, तो n बराबर कितना आ जाएगा 29। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दो, कौन सा, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे फार्मूला लगाओगे तो n/2, इसका मतलब n की वैल्यू 29/2 a प्लस एल, a प्लस एल मतलब इनका और इनका योग, तो 98 12 और 98 8 2 10 6 1 7 1 8 8 8 16 और 9 9 18 19, 19,680 इसका क्या आ गया, योग आ गया। ये सब हटा दो, 19,680 क्या आ गया, योग। अब काटा पीटी करना, बाकी कुछ नहीं बचा। काटा पीटी करने के अलावा इस सवाल में कुछ नहीं बचा। 2 से अगर काट दोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 2 ने 18, 2 8 16, 2 चक्कू 8, ये 3 से भी कट जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ये 3 3 9 और ये 3 2 6, 3 8 24। अब 3280 की बस 29 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा 0। 9 8 72 का 2 7, 9 दिन 18 18, 7 25, 2 9 3 27, 2 29, 0 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 और 3 दूना 6, 0 2 6 5 11, 9 5 14, 1 15 और 6 2 8 1 9, 95,120, 95,120/33 इस सवाल का क्या है आंसर, ये वाला इस सवाल का क्या है आंसर है। देखो ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का था, लेकिन ये सवाल कैलकुलेटिव था। सवाल कैसा था, कैलकुलेटिव था। और इस सवाल में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, तभी इस सवाल के साथ आप टैकल कर सकते थे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी तक मैंने सवाल बताए, अच्छे लेवल के सवाल सब चल रहे हैं। एसएससी में इससे कम स्तर के सवाल आते हैं, एसएससी ने अपना पूरा स्तर गिरा दिया। अगर आप ये लेवल लगा के जा रहे हो, इसका मतलब आप अगर इस लेवल के सवाल आपसे तैयार हो गए हैं, ये तो लगा लिए, इस लेवल के सवाल आप अगर तैयार कर लिए हैं तो आप मान के चलो एसएससी के सारे सवाल आप उड़ा के आओगे।
एसएससी के सारे सवाल क्या करके आओगे, उड़ा के आओगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अग्रसर होते हैं। देख रहे हो टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैंने कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, लेकिन मैंने पूरा एलुबरेट किया। देखो 1/tan थीटा प्लस tan थीटा, ये दो आइडेंटिटी होती हैं, आपको याद रखनी चाहिए। 1/tan थीटा प्लस tan थीटा, ये तो आप याद ही कर लो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। वही 1/cot थीटा प्लस cot थीटा बराबर भी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये दो आइडेंटिटी होती हैं, आपको इनको याद करना हो। कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। कहाँ गया, 1/tan थीटा ये लिखा है, ये प्लस tan थीटा लिखा है, ये tan थीटा की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए तीन आइडेंटिटी पता है ना आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं से मैंने लिखा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर भेज दोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है tan थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, कॉस ऊपर पहुंच गया, एक कॉस से एक कॉस चला गया, तो 1/cos कितना होता है सेक, और 1/sin कितना होता है कॉस सेक। तो tan थीटा 1/tan थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, 1/cot थीटा प्लस cot थीटा भी कितना होता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कितना करोगे, बाकी वैल्यू भी रख सकते हो। फिलहाल आपको ये सब चीज़ें देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 को अग्रसर होते हैं। यदि x + 2 और x - 3x² + k1x + k2 के गुणनखंड है, तो k1 बराबर, तो वैल्यू बताओ। देखो ये जो लिखा है x² + k1x + k2, ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये ऐसा होता है, ax² + bx + c = 0। तो द्विघात समीकरण जब मैं पढ़ाऊंगा आपको द्विघात समीकरण, तो इसमें दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं। मूलों का योग, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों की गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये द्विघात समीकरण के दो फार्मूले हैं। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो ax² + bx + c = 0, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एक ये द्विघात समीकरण दिया गया है x² प्लस, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, k और x में अंतर ही नहीं पता चल पा रहा है, x² + k1x + k2, ये दिया, इसके गुणनखंड है, ठीक है। अब ये x + 2 x - 3 इसके गुणनखंड है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, इसका मतलब इसके मूल हैं। देखो ये समीकरण के अगर अल्फा बीटा मूल हैं, इस समीकरण के अल्फा बीटा मूल हैं, तो इसका मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करते हैं। तो x + 2 अगर इस समीकरण के मूल हैं, तो x + 2 = 0, x बराबर -2 आ जाएगा, ये एक मूल हो गया, और x - 3 = 0, तो x बराबर 3, ये दूसरा मूल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये अल्फा मान लो, ये कितना मान लो बीटा, ये एक पहला मूल है, ये दूसरा मूल है। मूल आपको बताएंगे, मूल ऐसी चीज होती है जो उन समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगे, उन समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करते हैं। इस सवाल के लगाने का एक दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छे से लगा सकते हो। अब समझो, ये जो x + 2 x - 3 है, इसका मतलब है ये इनके मूल है, इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। तो हम देखो इसमें फार्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा -2 बीटा 3, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -2 बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा -b/a। देखो इसमें a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि x² का जो साथ में होता है वो a की वैल्यू, और x के साथ में जो है वो b की वैल्यू, x के साथ में b की वैल्यू, और जो बचा कुचा वो किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो x अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, x के साथ b है, इधर x के साथ k है, तो -k1 a की वैल्यू कितनी 1, तो k1 बराबर -2 में से 3 गया 1, 3 में से -2 गया 1, और माइनस इधर आ जाएगा, तो k1 की वैल्यू कितनी, k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब इनकी मल्टीप्लाई, -2 -2 3 की मल्टीप्लाई -6, c/a, c की वैल्यू कितनी k2 अपॉन a मतलब 1, तो k2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, -6, k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर है
सेकंड वाला इस सवाल का क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ये जब मैं द्विघात समीकरण बताऊंगा और उस समझ में आ जाएगा। देखो अच्छा, इस सवाल को लगाने का एक तरीका और भी होता है कि आप क्या करो कि x ये इसके मूल होते हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं, मूल होते हैं, तो इसकी वैल्यू समीकरण में रख दो आप, आंसर ये समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं। K2 है तो x बराबर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू -2 रखोगे तो -2k1 प्लस k2 बराबर 0, तो यहाँ से अगर 2k1 उधर ले जाओ तो प्लस का, k2 उधर ले जाओ तो माइनस का, इधर 4, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3 रख दो इस समीकरण में। यहाँ पे अगर 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 3 तो 3k1 और k2 बराबर 0, यहाँ से अगर समीकरण निकालो तो 3k1 प्लस k2 बराबर 9, उधर चला गया -9। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण यहाँ पे फर्स्ट रखो, k1 माइनस k2 बराबर 4, ये चला जाएगा 3k2, ये k1 है, k2 नहीं है, k1, 3k1 2k1 5k1, 9 में से 4 गया -5, तो k1 बराबर कितना आ गया -1, और k1 की वैल्यू किसी समीकरण में रख दो, मान लो यहीं पे रख दी, तो k1 की वैल्यू माइनस रखोगे, 2 1 -1, 2 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 4 इधर आएगा तो -6, k2 उधर चला जाएगा, तो k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। ये जो बचपन लगाते थे समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल के उस तरीके से लगा दोगे, लेकिन ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। अगर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, द्विघात समीकरण भी ये दिया गया है, द्विघात समीकरण मूल भी हमको पता है, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ठीक, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई आपको समस्या भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 भी हो गया, आई थिंक 11 भी हो गया, 12 की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:81, उनके आयतनों का अनुपात। दो घन दिए गए, दो घन, देखो दो घनों का जो साइड हमने मान ली A और B होगी, ये साइड है, थोड़ा आगे लिखते हैं। अगर भुजा मान लें, भुजा, तो भुजा अगर A है पहली की दूसरे की B होगी। अगर हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात किसका, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, पृष्ठीय है तो 6a² इंटू 6b², 6 कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा a² और b²। और आयतन अगर पूछें तो आयतन आपको पता है AQ और BQ होगा। ये हमारे दो घनों की हमने बता दिया, दो घनों में क्या क्या हो सकता है। अगर भुजा पूछे तो n पद भी होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो a² b² होगा, आयतनों का पूछे तो AQ प्लस BQ। उसमें सवाल में क्या दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81, मतलब ये वैल्यू दी गई है, आयतन ये पूछ लेगा, AQ BQ पूछ लेगा। अच्छा अगर मैं a² और रेशियो b² दिया गया तो a भी निकालेंगे तो 49, ये 7 का स्क्वायर होगा, 81 9 होगा। अब इधर आ जाओ तो 7 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब कितना 729। सवाल आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये सवाल तो है ना, ये 2 सेकंड में होने वाला। आपने देखा 49:81, आपको अगर पता है कि ये क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर 49:81, अगर भुजा निकालेंगे तो उसका रूट हो जाएगा 7 और 9, और आयतन निकालेंगे तो उसका क्यूब 343 इंटू नहीं रेशियो 729। तो कुछ इस टाइप के भी सवाल आते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, अगर आपको पता है तो आप धड़ाधड़ उसको उड़ाते चले जाओ, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 12 13। अल्फा एक न्यून कोण है, चलो इसको यहीं से बता देंगे। तो निम्न में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से कौशिक अल्फा के बराबर नहीं होगा। देखो कौशिक अल्फा के बराबर कौन सा नहीं है, देखो 1/cos अल्फा सेक अल्फा, ये तो पहले ही हो गया कौशिक अल्फा के बराबर, मतलब यही आंसर हो गया। फिलहाल आगे देख लो, 1 + cot स्क्वायर अल्फा अंडर रूट में कौशिक स्क्वायर अल्फा, बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा कौशिक अल्फा, क्या आ जाएगा कौशिक। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ना अभी पीछे, कौशिक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो कौशिक स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर उधर चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर अल्फा, तो 1 + cot स्क्वायर अल्फा बराबर कौशिक स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर हटा दोगे रूट हट जाएगा तो कौशिक अल्फा। 1/sin अल्फा भी क्या होता है कौशिक अल्फा, ठीक है। कॉट अल्फा बराबर होता है कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, और नीचे कॉस अल्फा है ही, कॉस से कॉस चला गया, 1/sin कितना हो जाएगा कौशिक अल्फा। तो उसने पूछा कौन कौशिक के बराबर नहीं, यही पहला वाला आंसर कौशिक के बराबर नहीं है। देख रहे हो कितना सिंपल सवाल था, इतने सिंपल। ये देखो पीछे कुछ क्वेश्चन आए जिनमें टाइम लगा, अब ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, तो यही सब पेपर को एवरेज करते हैं, यही सब क्वेश्चन ही तो पेपर को क्या करते हैं एवरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, पूरा बिल्कुल बड़ा कर दिया।
इसने पूछा नीचे दिया गया बार ग्राफ क्रमागत वर्षों में एक बड़ी कंपनी द्वारा पंखों और कूलरों के उत्पादन के आंकड़े दर्शाता है। 1998 देखो ये पंखा दिया गया, ये वाला पंखा, इस कलर वाला पंखा, इस कलर वाला कूलर है। तो 1998 उत्पादित पंखों की संख्या, तो 1998 उत्पादित पंखों की संख्या कितनी, 23 है। पंखा इस कलर का है। और उसने पूछा 2001 में उत्पादित कूलरों की संख्या, 2001 ये है, कूलरों की संख्या कितनी थी, 18। उनका रेशियो पूछा 23 और 18। लो पहला आंसर आ गया। ये सवाल देख रहे हो, 2-3 सवाल आप पे 1 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। अब कुछ सवालों में टाइम लग रहा था, इन सवालों में 1 सेकंड से ऊपर भी नहीं लग रहा। आप सीधे सीधे आंसर इन पर टिक कर रहे हो कि पाई वो चार्ट का सवाल था, चार्ट का सवाल आपने कितनी आसानी से उड़ा दिया। इसमें डाटा दिया गया था, बस डाटा को आंसर रख देना, डाटा से आंसर हमारा निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा। पाई चार्ट का सवाल बेटा कहाँ गए। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखो, इस टाइप के सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ एमडी वाले। सैनिकों के एक शिविर में 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 20 दिनों के बाद शिविर में 10-20 सैनिक और आ गए। 20 दिनों के बाद शिविर में 100 और अधिक सैनिक सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे शेष खाद्य सामग्री अगले 80 दिनों तक चलती है। प्रारंभ में शिविर में कितने सैनिक थे। एमडी वाला फार्मूला नहीं, M1D1 बराबर M2D2 उस तरीके से लगाएंगे। देखो शिविर में 200 दिन के लिए खाना था, कितने सैनिक थे पता नहीं, हमने मान लिया M जो है X सैनिक थे, खाना 200 दिनों के लिए था। ये टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क मान लो या टोटल भोजन मान लो, वही सब लगेगा, लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। अब उसने बोला 20 दिनों के बाद, इसका मतलब 20 दिनों तक वही चले कि X सैनिक थे, इन्होंने 20 दिनों तक खाना खाया, मतलब 20 दिनों के बाद की बात पहले देखो 20 दिन तक क्या हुआ। 20 दिन तक इन्हीं X सैनिकों ने खाना खाया, लेकिन 20 दिन के बाद क्या हुआ कि 100 और अधिक सैनिक आ गए। X थे, 100 और अधिक आ गए, मतलब X प्लस 100 सैनिक हो गए। अब खाना सिर्फ 80 दिनों तक चला, बस ये भी टोटल वर्क हो गया। यहां पे जो टोटल वर्क एक साथ दे दिया गया, यहां पे टोटल वर्क फ्रैक्शन में दे दिया गया है। तो टोटल वर्क, हम टोटल वर्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने सवाल में अभी आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाया, पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया, तो टोटल वर्क से एमडी वाले फार्मूले लगवाए थे, एमडी वाले फार्मूले सवाल लगवाए थे। तो ये एक्स जो है, मतलब उन्होंने बोला 200 दिन के लिए खाना था सैनिकों के लिए, सैनिक हमने मान लिया एक्स, खाना 200 दिन के लिए, एम की वैल्यू एक्स हो गई, खाना 200 दिन के लिए, एक ये टोटल वर्क हो गया या टोटल खाना हो गया, कुछ भी मान लो। फिर उसने बोला 20 दिन के बाद, पहले देखो 20 दिन तक क्या हुआ, 20 दिन तक तो भाई एक्स सैनिकों ने खाया होगा। फिर 20 दिन के बाद 100 सैनिक और आ गए, इसका मतलब एक्स प्लस 100 सैनिक, अब खाना 80 दिन चला। इधर आ गया 200x, देखो ये 20x और 80x, अब 20 और 80x कितना x हो जाएगा, 100x, और 100 की 80 से मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा, 8000। 200 100x उधर जाएगा, 200 में से 100x गया, 100x बराबर 8000, 2 जीरो कट गए, तो सैनिक हमारे कितने थे, 80 थे। आंसर नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये 10 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं था। अब क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। BAC त्रिभुज BAC त्रिभुज PQR के समरूप है। त्रिभुज BAC त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 2536 है। BA बराबर 4, तो PQ की लंबाई, देखो त्रिभुज हम BAC बना लेते हैं, एक त्रिभुज हमारा BAC है और एक त्रिभुज हमारा कितना है, PQR। ये त्रिभुज हमारे समरूप हैं, ये त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की मैं प्रॉपर्टी बता दूं, अगर कोई समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का स्क्वायर उनके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता। मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर BA स्क्वायर बटे सेम भुजा PQ स्क्वायर, BA स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, या BC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर, या AC स्क्वायर बटे ये QR स्क्वायर, इनके भुजाओं का जो स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल हमने A1 मान लिया, इसका क्षेत्रफल A2 मान लिया, इनके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज दिए गए हैं तो उनके भुजाओं का स्क्वायर, भुजा कौन सी भुजा, संगत भुजा, कौन सी भुजा, संगत भुजा। अगर ये BA है तो इसके संगत भुजा PQ है, ये BC है तो इसके संगत भुजा PR है, ये अगर AC है तो इसके संगत भुजा QR है। तो इनका स्क्वायर जो है उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इस सवाल में जिसको ये आइडेंटिटी पता है वो सवाल लगा ले जाएगा। अब समझो, उसने बोला है इसका क्षेत्रफल जो है, अच्छा बना दो, अभी तो मैंने पूरा आपको आइडेंटिटी समझा दी। अगर एक ये क्षेत्र दिया गया BAC BAC और एक ये दिया गया PQR, इसने बोला है
कि इसका क्षेत्रफल जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बी ए 4 है, ये पी क्यू पूछा है। तो हमें पता है संगत भुजाओं का स्क्वायर, इसका मतलब बी ए स्क्वायर बटे पी क्यू, संगत भुजाओं का स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती। क्षेत्रफल 25 और 36, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये 5/6 आ जाएगा। बी ए की वैल्यू 4 है, पी क्यू की वैल्यू पूछी है, तो पी क्यू बराबर हम निकालें तो 6 चौक 24, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये 5 चौको 20, 5 अठे 40, इसका मतलब 4.8 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से, एक तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके हैं। आपको पता है कि ये इस क्षेत्रफल का अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भुजाओं का स्क्वायर क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। ये हम बोलते हैं स्क्वायर हटा दो, भुजाओं का जो अनुपात है वो क्षेत्रफल के रूट के अनुपाती होता है, क्षेत्रफल के रूट के अनुपाती होता है। तो क्षेत्रफल का रूट चाहिए हमको, क्षेत्रफल का कितना चाहिए रूट, तो यहाँ पे 25 है तो 25 का रूट कितना 5, यहाँ पे 36 है, 36 का रूट कितना 6। तो देखो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है 4, 5 की वैल्यू 4 है मतलब 0.8 गुना है, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू 0.8 गुना कर दो, 6 48 मतलब 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सिर्फ सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 क्षेत्रफल था, ये क्षेत्रफल है, ये भुजा, तो भुजा और क्षेत्रफल का हमने संबंध देखा कि अगर 5 क्षेत्रफल है तो हमारी भुजा 4 है, तो 5 से 4 होने में 0.8 गुना, तो 6 से नीचे वाली भुजा निकालेंगे तो 0.8 गुना 6 48 मतलब 4.8, सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस सवाल के साथ भी आप टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 17 हो गया, ये हो गया क्या, हाँ ये कराना है। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। √3 tan थीटा बराबर अगर 3 sin थीटा है, देखो tan थीटा आपको पता है, tan थीटा क्या होता है साइन बटा कॉस, और ये साइन है ही, ये 3 है साथ में, ये 3 साइन में, राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, साइन से साइन क्या, √3 से √3 चला गया, तो √3 इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की वैल्यू पता है तो साइन को कॉस में चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर करो मतलब 1/3, 3 कम 3, 3 में से 2 गया मतलब 1/3, इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल था, खाली हमको इस वाली आइडेंटिटी से हमने क्या निकाल लिया कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 है, और इसमें हमने मान रख दिया साइन थीटा, हमें कॉस की वैल्यू पता, तो साइन को भी हमने साइन बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू रख दोगे हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, चलो 25 क्वेश्चन कंप्लीट ही कर देंगे आज, ठीक है। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सवाल आपके सामने आ गया है। देखो इस सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है डाटा थोड़ा टिपिकल दिया गया है। डाटा कैसे दिया, टिपिकल 35,000 पर 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, निकटतम मतलब पॉइंट में जाना है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसका मतलब है ब्याज 6% वार्षिक दी गई है, तो अर्धवार्षिक में ब्याज इसका आधा 3% लगेगा। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा वो पहली क्लास देखा जाके समझ में आ जाएगा। 6% दर से है वो वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में उसका आधा 3% लगेगी, और टाइम जो है 4 हो जाएगा। 2 वर्ष में पूछा है, लेकिन अर्धवार्षिक पूछा है, तो 2 वर्ष में 4 अर्धवार्षिक होती हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 टेन्योर वाला सवाल है, अब इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत इसके 2 तरीके भी हो सकते हैं, आप किस तरीके से लगाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं अगर इस सवाल को अगर आप ऐसे भी लगाएं, a बराबर P1 + R/100⁻n, तो a की वैल्यू हमसे उसने पूछा है, SI पूछा है, क्या पूछा है SI पूछा है, तो देखो P इसकी 35,000 दी गई है, और 1 + R मतलब 3/100, ये n मतलब 4 बार, इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा 35,000, 100 कम 100 103/100, 103/100 4 बार, 103/100 और 103/100, ये ठीक है। तो इसका टोटल अगर आप हल करोगे तो 39,392.80, या हम पूरा लिख रहे हैं 39,393, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना था
35,000 था। हमसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा ही पूछा तो 39,393 में से 35,000 घटा देंगे तो 4,393 इसका क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी मैंने एक तरीका आपको ये भी पढ़ाया था, मैंने एक फार्मूला आपको ये भी पढ़ाया था ना, कौन सा, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से लगाओगे, कैलकुलेशन आपको इस सवाल में करनी पड़ेगी कि अगर 2 वर्ष का कंपाउंड 2 वर्ष में अगर कंबाइन करना है, क्रमागत 2 वर्षों का निकालना है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो 2-2 वर्षों से निकाल लेंगे। तो 2-2 वर्षों से निकाल लेंगे तो x का 3% प्लस 3% 3.3 बटे 100, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6.09%। ये 2 वर्षों का क्या आ जाएगा, हमारे 2 वर्षों में लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, या बोले 2 वर्षों में लगने वाला इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2 वर्षों का हमसे पूछा है, 4 वर्षों का, तो इनको भी और 2 वर्ष में अप्लाई करो, इनको भी और 2 वर्ष में अप्लाई करो। इसका मतलब 6.09 प्लस 6.09 6.09 बटे 100, तो ये 6.12.18 हो जाएगी। हम ये 0.09 को इग्नोर कर दें क्योंकि हमें निकटतम में चाहिए, इग्नोर कर दें तो 36 ले लें तो 0.36, इसका मतलब है 12.54% से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4 वर्षों में 12.54% जो है हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये हमने 4 वर्षों का निकाल लिया। कैसे निकाला, अगर नहीं समझ में आया तो हमारी वीडियो देखिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल कितना था, 35,000 प्रिंसिपल था और इसमें 12.54% से हमको निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नीचे अगर 100 और बढ़ा लोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो और ये चला जाएगा, और 35 की 1254 से मल्टीप्लाई करा दो, 1254 की 35 से मल्टीप्लाई करा दें तो 5 चकू 20, 55 25, 55 2 27, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 1 6। ठीक, अब 3 से 3 चकू 12, ठीक है, 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, और ये 3 एकम 3 0, 7 2 9, 6 2 8, 7 6 13, ये 4, इसका नीचे 0 है तो इसका मतलब 4389 आ गया। इसका मतलब 4389 के करीब कौन सा आंसर है, 4393। ये थोड़ा कम क्यों आया, क्यों कम आया, क्योंकि 6.09 को हमने 6 गुणे 6 मान लिया था, तो 36 ले आए थे, इसलिए थोड़ा सा कम आया। लेकिन हमें पता है कि निकटतम आना है, तो निकटतम आना, उसके निकटतम वाला हम आंसर ले आए, तो 4389 के करीब इस सवाल में ना 4000 है, न 4193, न 4300। अच्छा, ये भी हो सकता था, देखो 4388 भी हो सकता था। इसका मतलब 0.9 को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। फिलहाल 4389 के करीब ये ले 4393 आएगा। हमें तो पता चल गया 4393 क्यों आ गया, क्योंकि हमने इससे पहले लगाया था ए बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। इसका मतलब देखो, ये सवाल इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होने के बावजूद भी इन्होंने इतने पास आंसर दे दिए। फिलहाल SSC में सवाल नहीं आता, ये मॉक टेस्ट का सवाल है, तो इतने ज़्यादा पास आंसर। अगर 0.9 को भी कंसीडर करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। फिलहाल इस सवाल का आंसर कितना है, 4393 ही है। 4388 में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, 4393 है। ये 0.9 को मैंने कंसीडर नहीं किया, इसलिए थोड़ा कम आ रहा है। इनको भी कंसीडर कर लेते तो ये 182.80 के करीब आता है, 4342.80 के करीब आता है, जिसको हम 4393 लिख सकते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टफेस्ट सवाल, टफेस्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन कैलकुलेटिव सवाल था। SSC इतने कैलकुलेटिव सवाल नहीं पूछ रहा जितना इन्होंने मॉक टेस्ट में बना के रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17-18 हो गया, 18 उठाया था ना, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कुछ अगर छूट जाए तो बता देना भाई। देखो ये SI का सवाल है। देखो इसका मैंने पढ़ाया, 20,000 और 40,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10% और 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है, तो कुल साधारण ब्याज कितना हो गया। SI बराबर निकालना है। देखो या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, ये मैं ऐसे लगाता हूँ, 20,000 SI बराबर PRT, P R कितना है 10%, T कितना 3/100। फिर दूसरी राशि कितनी 40,000, रेट 15% टाइम 300। देखो 100 से 100 कट गया, ये 2,000 3 6,000, इधर 100 से 100 कट गया, ये 15 चौको 60, 6 3 18,000, 18 6 24,000। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो यहाँ से भी देखो, 2,000 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 2,000 का 10%, सॉरी 20,000 का 10% 2,000। एक साल में 2,000 मिलेगा, तो 3 वर्ष के लिए पूछा, 3 वर्ष में कितना मिलेगा 6,000। और यही 40,000 का 15%, 15 चक्कू 60, 6,000। एक साल में अगर 6,000 मिलेगा तो 3 साल में कितना मिलेगा 18,000, 18 6 24,000। ये SI का सवाल था। SI मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये भी सवाल 10 सेकंड से ऊपर का नहीं था। ये SI बराबर PRT मैंने आपको लिख के दिखा दिया, फिलहाल आपको लिखना है, मन में निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा क्वेश्चन 19 ही कराया था शायद मैंने, हाँ ये 19 कराया था। हाँ देखो क्वेश्चन कोई अगर छूट जाए तो बता देना सीरियल में। क्वेश्चन नंबर बेटा ये देखो 19 अभी हैं, 19 हैं, 19 बोले हम नहीं जाएंगे, हमको पढ़ाओ, फिर से पढ़ाओ। 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, 19 को हटा दो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 20 को ले आओ। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा? नीचे आंसर दे। देखो इस सवाल को आप उससे भी लगा सकते हो वैल्यू पुटिंग से, और इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से ना लगाओ, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 दिया गया है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अगर जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया गया हो और उसके साथ अगर 1 दिया गया हो तो 1 की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की वैल्यू रख दी और नीचे वाला पोर्शन हम बिल्कुल ऐसे ही उतारते चलेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अच्छा देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। चलो हम पूरा आपको लिख के दिखा दें, वैसे हम लिखते तो हैं नहीं इतना, लेकिन हम लिख के दिखा देंगे आपको। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। राइटिंग बहुत गंदी होती जा रही है, फिलहाल एडजस्ट करिए आप। टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अच्छा देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इधर भी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इधर भी है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम कॉमन ले लें, मान लो सेक प्लस टेन कुछ भी बोल लो, तो इधर कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये माइनस अंदर जाएगा तो सेक, ये देखो माइनस अंदर जाए, सेक प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का टेन है तो किसका? प्लस का टेन हो जाएगा। और नीचे क्या है? यही तो लिखा है टेन थीटा माइनस, देखो इसको इसी के हिसाब से लिख लो, प्लस का 1 पहले लिख लो, सेक थीटा पास में लिख लो और टेन थीटा पास में लिख लो, ये पूरा कट जाएगा। इधर बचा सेक प्लस टेन, सेक होता है 1/cos, टेन होता है साइन बटा कॉस, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 + साइन, नीचे कितना? कॉस थीटा। पहला वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये आपको सवाल बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते थे इस सवाल पर, ना ये करते ना ये तो मिटा, ना ये करते ना ये करते, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते, आपका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। अच्छा इसको वैल्यू पुटिंग से भी कैसे लगाएंगे? देखो हम थीटा की वैल्यू 60 रखते हैं, थीटा की वैल्यू अगर हम 60 रखें तो टेन थीटा, टेन 60 की वैल्यू √3 और सेक 60 की वैल्यू 2 - 1 और टेन 60 की वैल्यू √3, सेक 60 की वैल्यू 2 और +1, तो ऊपर कितना आ जाएगा? √3 - 1, नीचे कितना आ जाएगा? √3, ऊपर +1 नीचे माइनस। इसको हल करोगे 2 + √3 आता है। अब ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, फिलहाल मैं बता देता हूँ कैसे आता है। अगर इसको हल करना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 + 1 से, √3 + 1 से, तो ऊपर √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर 1, 2√3, नीचे a + b, a - b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर 1, तो ऊपर 4 + 2 √3, नीचे 2, ऊपर नीचे 2 से भाग कर दोगे तो 2 + √3, इसका क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस से आएंगी, बार बार लगानी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर 2 + √3 आता है। अब आंसर में हम 60 वैल्यू रखेंगे, देखेंगे किस में वैल्यू रखने से हमारा ये आंसर आता है। तो 1 + साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 1 कम 2, 2 + √3/2 बटे 1/2, 2 से कट गया। तो पहले वाले ही आंसर में रखने से जो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू थी वही हमारे आंसर की भी वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब यही हमारा क्या है? आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप सवाल को लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें जो है वैल्यू पुटिंग से ही चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचे हैं और जल्दी जल्दी घसीट देते हैं 5 क्वेश्चन को, क्योंकि क्लास आई थिंक बहुत लंबी हो चुकी है। एक घनाभ का आयतन 48,000 है, इस घनाभ की ऊंचाई 20 है, घनाभ का क्षेत्रफल, देखो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH उन्होंने दिया 4800, L लंबाई, B चौड़ाई होगी और H ऊंचाई होगी, लेंथ ब्रीथ हाइट, ठीक है। तो उन्होंने क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पूछा है, LB पूछा है, LB पूछा है, H दे रखा है, H कितना दे रखा है? 20, कितना मतलब लुल्लू पुल्लू सवाल, 2 से 2 कट गया तो LB 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8,
क्षेत्रफल कितना आ गया 240। मतलब इस सवाल को देखते ही आप उड़ा सकते थे, इतना सिंपल सवाल था। आधार का क्षेत्र वो आयतन दिया गया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4800, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमसे पूछा, लंबाई गुणे चौड़ाई बोल लो या आधार का क्षेत्रफल पूछ लो। ऊंचाई की वैल्यू 20 दे दी गई थी, तो एल बी कितना आ गया 240। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अग्रसर होते हैं। 21 था 20 था, पता नहीं कौन सा था। क्वेश्चन नंबर ये 20 था, क्वेश्चन नंबर नहीं 21 था, क्वेश्चन नंबर 22। एक क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है और विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में 20, मतलब इसने जो लाभ कैलकुलेट किया है वो विक्रय मूल्य पे। वैसे जनरली जो लाभ कैलकुलेट होता है वो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर सवाल हमसे बोल दे विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करो तो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करेंगे। तो 20% लाभ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। वैसे हम इसको क्रय मूल्य मानते हैं जनरल, लेकिन सवाल ने बोला विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट हुआ, इसका मतलब है कि हमारा एसपी जो है, एसपी जो 5 होगा और प्रॉफिट अगर 1 है तो सीपी हमारा कितना बचा, 4 बचा। सीपी कैसे आता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, सीपी आ जाता है। इसको हटा दो, ठीक है। अब उसने पूछा औसत, औसत मतलब वास्तविक लाभ। अब वास्तविक लाभ तो वही सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो 4 पे 1 का लाभ, 4 पे 1 का लाभ, इसका मतलब 1/4 लाभ हुआ है, 1/4 लाभ हुआ या 25%। हमसे रुपए में पूछा तो 2800 है, 2800 पे 1/4 लाभ करो तो 7 चौक 28, इसका मतलब 700। इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल था, सवाल कितना सिंपल था कि उसने बोला, देखो सवाल थोड़ा घुमा भी सकता है इसने सवाल, हालांकि सवाल बहुत सरल, लेकिन उसने थोड़ा घुमाया कि विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया। 20% बराबर 1/5 है, तो ये 5 वैसे हम जनरली सीपी मानते हैं। मैंने पूरा ये पढ़ा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, आप मेरी पूरी वीडियो देखी जाके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा विक्रय मूल्य पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो ये विक्रय मूल्य अगर 5 है, सेलिंग प्राइस अगर 5 है, प्रॉफिट ऊपर वाला ही प्रॉफिट 1 है, तो सीपी क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस बराबर कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट घटा देंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटा दिया, कॉस्ट प्राइस 4। तो यहाँ पर मतलब वास्तविक लाभ कितना है, 4 पे 1 लाभ है, मतलब 1/4 लाभ है। 2800 की राशि पे 1/4 लाभ मतलब 700 का लाभ है, हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर अग्रसर होते हैं। रैपिड फायर चल रही है हमारी, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे तरीके से इनके बारे में सोचना होता है। ये देखो वर्क एंड टाइम का सवाल, मैंने अभी वर्क एंड टाइम जस्ट खत्म ही किया, वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टम। ये बहुत अच्छा सवाल है। ए अकेला किसी कार को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार को 28 दिन में कर सकता है, सी अकेला उस कार को 56 दिन में कर सकता है। एक साथ कार करना शुरू करते हैं और उस कार को इस प्रकार पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिनों में कार्य नहीं कर रहा है, ए अंतिम 3 दिनों में कार्य नहीं कर रहा है, कार कितने दिन में पूरा होगा। देखो वर्क एंड टाइम मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए वर्क एंड टाइम में, तो उम्मीद है आप उनको पढ़ेंगे जाके, ठीक है। ए अकेला 14 दिन में कर रहा है, बी अकेला 28 दिन में कर रहा है, सी अकेला 56 दिन में कर रहा है। तो मैंने बताया था गुड मॉर्निंग मैसेज होता है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। 14 चक्कू 56, 28 दूनी 56। वर्क एंड टाइम में ये गुड मॉर्निंग मैसेज होता है मेरी भाषा में। और गुड मॉर्निंग क्या होता है, वीडियो देखो पता चल जाएगा क्या गुड मॉर्निंग होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब उसने सवाल पढ़ो, मैं इस सवाल को तुरंत उड़ा दूंगा। उसने बोला वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, इस प्रकार पूरा करता है कि बी ने अंतिम 2 दिन में कार्य नहीं कर रहा था। हम मान लेते हैं बी ने अंतिम 2 दिन कार्य किया। अगर बी 1 दिन कार्य करता 2 यूनिट, तो अगर 2 दिन कार्य करेगा इसका मतलब बी 4 यूनिट कार्य और करता अगर अंतिम 2 दिन कार्य करता। ए ने अंतिम 3 दिन कार्य नहीं किया, हम मान लेते हैं कि ए ने अंतिम 3 दिन कार्य किया। अगर ए 1 दिन में कार्य 4 यूनिट करता, अगर अंतिम 3 दिन कार्य करता, मतलब 4 3 12 यूनिट का मतलब अगर ये लाइन यहाँ से लाइन ना लिखी होती, ये यहाँ से मतलब सॉरी, ये अगर यहाँ से लाइन ना लिखी होती, ये अगर ये ना होती कि बी ने अंतिम 2 दिन कार्य ना किया, ए ने अंतिम 3 दिन कार्य ना किया, इसका मतलब पूरे टाइम कार्य करते तो 16 यूनिट कार्य और हो जाता। कार्य 56 यूनिट था, 16 यूनिट कार्य हो जाता, इसका मतलब टोटल वर्क हमारा कितना हो जाता, 72 यूनिट हो जाता। अब उसने पूछा टाइम, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क हमारा 72 हो गया, इफिशियंसी इनको जोड़ दो, 4 2 6 1 7, 72/7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करूंगा, आपको समझा दूंगा। अभी जिस तरीके से आप लगा रहे हैं उस तरीके से भी समझाऊंगा।
कि हमने देखो ये बताया कि आप इस तरीके सवाल, मैंने एक सवाल इस टाइप का करवाया था, इस टाइप से भी टैकल कर सकते हैं कि बी अंतिम 2 दिनों में कार्य नहीं करता। हम मान लेते हैं बी ने अंतिम 2 दिन कार्य किया, बी एक दिन का काम 2 यूनिट है, 2 दिन काम करेगा, इसका मतलब बी 4 यूनिट काम कर लेता। ए अंतिम 3 दिन काम नहीं करता, मतलब अगर ए पूरे टाइम काम करता तो 4 3 12 यूनिट काम कर लेता। इसका मतलब अगर ए प्लस बी काम ना छोड़ते तो 16 यूनिट काम और होता। अगर तीनों पूरा टाइम काम करते तो 16 यूनिट काम और होता, तो 56 16 72 यूनिट टोटल काम होता। तो 72 यूनिट कौन करते, ये 3 लोग करते, 7 से 72/7। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब मैं कैसे, आप लोग कैसे सोच रहे होंगे, देखो अगर हम लास्ट वाले 3 दिन की बात करें, लास्ट वाले 3 दिन, ये 3 डेज की बात करें, तो ये लास्ट वाले 3 दिन में भाई सी ने तो पूरा काम किया होगा। लास्ट वाले 3 दिन में सी ने तो पूरा काम किया, सी ने तो छोड़ा नहीं। अच्छा, बी ने अंतिम 2 दिन कार्य नहीं किया। देखो अगर यहाँ पे 2 दिन की बात कर लें, यहाँ पे 2 दिन के, ये 2 दिन ऐसे हैं 2 डेज जहाँ पे बी ने कार्य नहीं किया। देखो हम सिर्फ 3 दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब 3 दिन की बात देखना। 3 दिन में सी ने तो लगातार काम किया, अंतिम 2 दिनों ने बी ने ही कार्य किया। इसका मतलब यहाँ पे जो एक दिन है, यहाँ पे बी प्लस सी ने कार्य किया होगा। 3 दिन की अगर बात कर रहे हैं, 3 दिन में अगर सी ने टोटल काम किया, अंतिम 2 दिनों ने बी ने कार्य नहीं किया, इसका मतलब बी प्लस सी ने यहाँ पे कार्य किया होगा। बी प्लस सी ने यहाँ पे काम, यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, ये ए ने तो यहीं पे रास्ता छोड़ दिया, ए ने तो काम ही नहीं किया। अब 3 दिन में देखो बी और सी का क्या चल रहा है, ए ने तो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने यहाँ तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। अंतिम 3 दिन में बी ने 2 दिन काम नहीं किया, इसका मतलब लास्ट वाले 2 दिन बी ने काम नहीं किया, तो ये एक दिन जो बच रहा है यहाँ पे बी प्लस सी ने काम किया होगा। अब सवाल लगा लो, यहाँ पे सिर्फ सी ने काम किया होगा, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम, बी प्लस सी 2 1 3, बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 यूनिट, और सी का 2 दिन का काम, सी का 2 दिन का काम 2 यूनिट। इसका मतलब है तो अंतिम 3 दिन में टोटल 5 यूनिट काम हुआ। अंतिम 3 दिन में टोटल 5 यूनिट काम हुआ। टोटल काम 56 यूनिट था और 3 दिन में 5 यूनिट काम हो चुका है, इसका मतलब काम बचा 51 यूनिट। और ये 51 यूनिट किसने किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने किया होगा, क्योंकि यहाँ तक तीनों काम कर रहे थे। तो यहाँ तक देखो टाइम इनको कितना लिखा, वर्क कितना बचा 51, और तीनों ने काम किया 4 2 1 6 7, इतना टाइम इधर लगा और ये 51/7 टाइम इधर लगा, और 3 दिन ये, तो टोटल अगर काम निकाल लें, टाइम निकाल लें 51/7 + 3, 7 या 21, 51 और 21 72/7 हमारा क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। इस तरीके से भी सवाल के साथ आप क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। लेकिन जो मैंने पहला बताया वो ज़्यादा सही है, उसमें कम सोचना है और सीधे आप आंसर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 24, अम्ल और पानी के, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, एलिगेशन और मिक्सचर पढ़ा चुके हैं, तो आप जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देखने जाकर तुरंत सवाल लगा लेंगे वाला। अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल है, जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। देखो 20% अम्ल है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये एसिड और ये वाटर है। अम्ल और पानी के मिश्रण 20% अम्ल है, इसका मतलब एक अम्ल है, टोटल 5 था तो 4 वाटर बचा, एक अम्ल है टोटल 5 था तो 4 वाटर बचा। अब 10 लीटर वाटर मिलाया गया, 10 लीटर वाटर मिलाया गया, 10 लीटर अगर वाटर मिलाया गया तो प्रतिशत 15% हो गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। ये सब पढ़ो जाके बेटा, मैंने सब पढ़ाया है ये। तो 3/20 मतलब आप अम्ल हो गया 3, टोटल मिश्रण 20 था, इसका मतलब 17 बचा। अच्छा ये तो मैंने पहले का रेशियो निकाल लिया और बाद का निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें 10 लीटर सिर्फ पानी मिलाया गया है, एसिड तो मिलाया नहीं गया। अगर एसिड नहीं मिलाया गया तो एसिड की मात्रा तो बराबर होनी चाहिए, पानी की मात्रा में छेड़खानी की गई, इसका मतलब एसिड का रेशियो बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारा एसिड का रेशियो बराबर नहीं, एसिड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बराबर कर लो। यहाँ पे 3 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 करने के लिए 4 से, सॉरी यहाँ पे 3 क्या कर, इधर 3 से मल्टीप्लाई की तो इधर 4 12 हो जाएगा। तो 12 से 17 हो गया, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितनी दी, 10 लीटर दी है। हमसे पूछा गया मिश्रण की मूल मात्रा, तो 3 और 12 टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 15 की वैल्यू पता लगानी है। ये 2 गुना है तो इसका 2 गुना कर देंगे, 30 लीटर हमारा स्टार्टिंग में क्या था, मिश्रण था। 30 लीटर हमारा स्टार्टिंग में मिश्रण था। मैंने एलिगेशन और मिक्सचर पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये उसी का सवाल था, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आया, फिलहाल तो आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 था शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। ठोस बेलन की ऊंचाई 35, इसके आधार की परिधि 37 सेंटीमीटर, आधार की परिधि त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है, इसके बेलन का आयतन
सिंपल सवाल है। एक बेलन की ऊंचाई मतलब h बराबर दिया गया था 35 सेंटीमीटर, आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर, इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर ये दिया बोला है, तो वैल्यूम निकालो मतलब पाई आर स्क्वायर h निकालना है। h बराबर 35 सेंटीमीटर दिया गया, इसके आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर, इसके जो आधार की परिधि है त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर मतलब इसका अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो 2r अगर कॉमन ले लें तो पाई की वैल्यू 22/7, इधर कितना आ जाएगा, आर कॉमन आएगा, 2 क्यों कॉमन आएगा, तो 2 बाय पाई की वैल्यू 22/7 माइनस इधर 1 आ जाएगा 37, तो आर देखो 22 दूना 44 और 7 उधर चला जाएगा, 44 में से 7 गया 37/7 और बराबर में 37 दिया, 37 से 37 आर बराबर 7 आ गया। अब बड़ा सिंपल सवाल हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 × 7, एच कितना 35, तो 7 से 7 चला गया तो 22, तो ये 7 बना 35, 3 7 21, 3 24, 245 का मतलब हो गया 490, 490 0 9 4 13 53 90, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस उसने थोड़ा सा घुमा दिया, आर डायरेक्ट ना देके आर को निकलवा दिया आपसे, ठीक है। तो देखो ये एसएससी के 25 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, आप इसको CHSL का मान लो या CGL का मान लो या किसी का मान लो, 25 क्वेश्चन आते हैं। ये जो है ना, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, मतलब इनका जो लेवल था ये बहुत अच्छा था। एसएससी ने लेवल तो आजकल बहुत डाउन कर दिया है, वो तो डायरेक्ट ये भी पूछने लगा एसएससी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो आपको इन सवाल को लगाना है और आपको जज करना है कि आप इन इतने सवालों में से कितने सवाल लगा ले रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करिए, जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर दीजिए, सवाल लगाइए, नहीं लगवा रहा तो सोल्यूशन देखिए, और 25 में से कितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे आपको कितनी मैथमेटिक्स आती है। और इसी तरीके और ऐसे सोल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे मैंने चैप्टर पढ़ा रखे हैं, उन चैप्टर को पढ़िए। आने वाले समय में और अच्छे चैप्टर पढ़ाऊँगा, और जितने भी वनडे एग्जाम्स में, हर वनडे एग्जाम्स के मैथमेटिक्स में कवर करूंगा। तो आज मैंने 25 क्वेश्चन पढ़ा है, लगभग 1 घंटे से ऊपर का शायद सेशन हो गया होगा, मैंने अभी टाइम तो देखा नहीं है, टाइम लग गया। फिलहाल आपको जो ये इतने ही क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको 15 से 20 मिनट के अंदर हल करने पड़ेंगे। देखो जीएस और इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेन टाइम लगता है रीजनिंग और उसमें इंग्लिश में। तो मैं कैसे डिवाइड करता हूँ, मैं तो बहुत सिंपल, अगर 60 घंटे हैं तो 20 मिनट में मैथमेटिक्स के लिए लगता हूँ, 20 मिनट रीजनिंग के लिए लगता हूँ, और 15 मिनट इंग्लिश के लिए लगता हूँ, 5 मिनट जीएस। ये मेरा ये रहता है, ये मेरा हमेशा सक्सेस हुआ है, ये मेरा हमेशा सक्सेस हुआ है। जीएस में जो आता है आता, नहीं आता नहीं आता, 5 मिनट से भी कम समय लगता है जीएस में, वो समय इधर कर दीजिए, और इसमें 20-20 मिनट समय, रीजनिंग में किसी को कम समय, मतलब इसमें आप समय को अपना हेर फेर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।